हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं आप दूसरे लेक्चर को देखने से पहले? आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो है रेट्स अंडर जीएसटी। जीएसटी में कितने सारे रेट हैं? तो प्राइमरली तो 4 रेट हैं, 5, 12, 18, 28, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी जब आया था तो उस समय हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। अब वो नहीं रहे। उन्होंने उस समय बोला कि हम 4 रेट जीएसटी के ला रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि जीएसटी के रेट्स जो हैं वो कम हो जाएं। राइट, वो 5, 12, 18, 28 इतने सारे रेट ना हो। हम लोग धीरे धीरे करके कम रेट्स रखेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे तो 4 रेट्स हो गए जीएसटी के, तो 4 डिफरेंट रेट्स नहीं होंगे, वो धीरे धीरे हम कम करेंगे। मेरा पहला टारगेट होगा कि हम 12% और 18% वाली जीएसटी आइटम्स को एक में मर्ज करें और बीच का कोई एक रेट बना देंगे, से 15% का रेट बना देंगे या 14% का रेट बना देंगे और उनको मर्ज कर लेंगे। फिर धीरे धीरे और कोशिश करेंगे और रेट्स को कम करेंगे, ताकि ये जो जीएसटी का कहना है ना कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, तो बेसिकली वन टैक्स को वन रेट ऑफ टैक्स पे भी लाने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भाई हमारे देश में सचमुच डिफरेंट रेट्स ऑफ जीएसटी की जरूरत है। एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन रेट एक ही चलता है, हर आइटम पे एक ही रेट है। हमारे यहाँ फिर क्यों अलग अलग है? उन्होंने बताया कि हमारे देश की इकोनॉमी ना एक दुनिया की इकोनॉमी से बहुत वेरीड है, बहुत अलग है। हमारे यहाँ के रईस दुनिया में सबसे रईस है, राइट, और हमारे यहाँ के गरीब भाई दुनिया में सबसे गरीब है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग जीएसटी का रेट लगाना पड़ता है। हम लोग को ये सोचना पड़ता है, अच्छा ये आइटम है भाई, ये रोजमर्रा में जरूरत पड़ती है गरीबों को भी, तो इस पे रेट कम रखो। ये भी ऐसी चीज है जिसकी काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, तो चलो भाई जीएसटी लो, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल लो। ये तो लग्जरी आइटम है भाई, रईस ही यूज करेगा इसको, तो चलो इस पे दबा के जीएसटी लो एकदम। तो क्या हमें ये सब भी सोचना पड़ता है, इसलिए शायद हमारे यहाँ जीएसटी के डिफरेंट रेट्स हैं, ऐसा उन्होंने समझाया था। और यही बात मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि भाई हमारे देश में जीएसटी के अलग अलग रेट क्यों हैं। हालांकि उन्होंने तो कहा था कि नंबर ऑफ जीएसटी रेट को फिर भी हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम करें, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ जीएसटी इंक्रीज ही हो गए। लेकिन 5, 12, 18, 28 के अलावा जो जीएसटी रेट है ना, वो बहुत लिमिटेड आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे है, बहुत ज्यादा है भी नहीं वो, ठीक है, बहुत एक आधी आइटम पे वो है। आइए चलिए देखते हैं जीएसटी में कौन कौन से रेट्स हैं। The CGST and SGST would be levied at the rates to be jointly decided by center and state on the recommendation of the GST Council. तो भाई जीएसटी के रेट कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। और जीएसटी काउंसिल में होता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होती है, राइट। आने वाली 1-2 क्लास के बाद आप जीएसटी काउंसिल के बारे में भी जानेंगे कि व्हाट इज दिस जीएसटी काउंसिल। पता है, आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। तो पता है जीएसटी से रिलेटेड आप जितनी भी जानकारी पा रहे हो, या जितनी भी न्यूज़ आपको मिल रही है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, या जो भी गवर्नमेंट के डिसीजन आप सुन रहे हो कि ये लिए गए, वो सब कहाँ पे लिए गए? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। और जीएसटी काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही मेंबर है। चर्चा अभी आज से आने वाली 2-3 क्लास के बाद इस पे होगी। The rate of IGST shall be decided by the center on the recommendation of the GST Council. IGST का रेट्स कौन डिसाइड करेगा? शैल बी डिसाइडेड बाय सेंटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करती है, और जीएसटी काउंसिल के थ्रू वो चीज़ आपके सामने आती है, ठीक है। और जो आईजीएसटी का रेट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जीएसटी काउंसिल के थ्रू वो आपके सामने आती है। पीक रेट ऑफ सीजीएसटी, आईजीएसटी हैव बीन प्रोवाइडेड इन द लॉ एट द रेट ऑफ 20% और 40% रिस्पेक्टिवली। जीएसटी का कानून ये कहता है कि सीजीएसटी का पीक रेट, हाईएस्ट रेट 20% हो सकता है, ठीक है, यानी इससे ज़्यादा जीएसटी का रेट नहीं हो सकता। सीजीएसटी का रेट 20% मैक्सिमम हो सकता है और आईजीएसटी का रेट मैक्सिमम 40% हो सकता है। अब आपको तो पता ही है, अगर हम किसी पे भी आईजीएसटी 40% रखेंगे तो इसी आइटम का सीजीएसटी एसजीएसटी कितना होगा भाई? इंटर स्टेट पे आईजीएसटी लगता है और वही आइटम इंट्रा स्टेट में बिकेगा तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा? आधा आधा ही तो होगा, 20-20% ये होगा,
तो वही बता रहे ये पीक रेट है, हाईएस्ट रेट है। क्या गवर्नमेंट किसी भी आइटम पे 20% या 40% जीएसटी लगा रही है, मतलब 20% सीजीएसटी या 40% आईजीएसटी लगा रही है? नहीं, अभी नहीं, ये पीक रेट है, यहाँ तक जीएसटी रेट हो सकता है। तो अभी जीएसटी का रेट क्या है? अभी जीएसटी का रेट जो कॉमनली चल रहा है वो 5, 12, 18, 28 है। गुड्स में भी यही चारों रेट कॉमन है, सर्विसेज में भी यही मेन रेट है, 5, 12, 18, 28। ठीक है, 5, 12, 18, 28, ये 4 तरीके के रेट हैं। 5%, आइए गुड्स पे बात करते हैं। 5% किस पे लगता है? ये लगता है एसेंशियल गुड्स पे, एसेंशियल गुड्स पे। ठीक है, वेरी 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 एसेंशियल है तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अगर नहीं मिलेगा तो इंसान ही मर जाएगा। ठीक है, जैसे सब्जियां हैं, ठीक है, खुले राशन हैं, इन सब पे जीएसटी का रेट पता है कितना है? 0, क्योंकि वो तो चाहिए ही भाई। ठीक है, सबको खाना तो चाहिए, राइट, तो उस पर जीएसटी का रेट है 0%। तो 0 की बात नहीं कर रहे हैं, 0 के अलावा क्या क्या रेट चलता है। तो जो एसेंशियल गुड्स होते हैं उस पर 5% का जीएसटी रेट है, मतलब भाई चाहिए वो तो। ठीक है, 12% में एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक नेसेसिटी को डाला जाता है। एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है भाई साहब, बेसिक नेसेसिटी का मतलब जरूरी है। ठीक है, 18% में नॉर्मल हो गया और 28% में लग्जरी और सिन आइटम आता है। लग्जरी मतलब कार वगैरह इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सिन आइटम की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? सिगरेट वगैरह आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये सब 28% वाले जीएसटी आइटम में है, मतलब जितनी लग्जरी वाली चीज़ें और या गलत चीज़ें हैं। ठीक है, वो सब सिन गुड्स का मतलब होता है जो गलत चीज़ें हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी आप लेते हैं, तो उन सबको हाईएस्ट जीएसटी वाले रेट में डाला गया है। सर्विसेज की अगर बात करें तो पता है सबसे ज़्यादा सर्विस किस रेट पे? अच्छा, गुड्स में सबसे ज़्यादा मेजर आइटम इसी पे 12 और 18 पे टैक्सेबल होते हैं। मेजॉरिटी गुड्स पे रेट, मेजॉरिटी गुड्स का रेट ये है। ठीक है, और अगर हम सर्विसेज की बात करेंगे तो मेजॉरिटी पे 18% का रेट है सर्विसेज में, मेजॉरिटी सर्विसेज। मतलब अगर किसी सर्विस का रेट आपको नहीं मालूम है ना, तो आप समझ लीजिए 18 ही होगा। गुड्स में 12 या 18 ही होता है। ठीक है, 12 या 18 होगा। अच्छा, ठीक है, 5, 12, 18, 28 ये कॉमनली होता है, जिसमें से भी आप सर ने बता दिया कि सर्विसेज में 18 होता है, गुड्स में ज़्यादातर 12 और 18 होता है। और वैसे 5, 12, 18, 28 ये कॉमन रेट्स हो गए। ठीक है, तो अब बचा बाकी सब क्या है सर? गुड्स में 0.25% किस पे है? 0.25 प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स पे है, जैसे डायमंड, नीलम, पन्ना, ये सब जो ज्वेलरी की तरह आप यूज़ करते हैं स्टोन्स, उस पे है। तो 0.25% इज ऑन प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड। ठीक है, 3% किस पे है? 3% है गोल्ड ऑब्लिक सिल्वर, इस पे 3% है। ठीक है, आइए अब इस पे सर्विसेज में बात करते हैं। बाकी 5, 12, 18, 28 जानने की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो बस एक ही आइटम पे ही था ना, जैसे ये प्रीशियस स्टोन पे 0.25, तो इसलिए बता दिया। अब 3% किस पे? गोल्ड सिल्वर के ज्वेलरीज पे, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरीज, गोल्ड सिल्वर बुलियन, बिस्किट इनकी जो आती है गोल्ड सिल्वर की। ठीक है, कॉइन्स हैं गोल्ड सिल्वर के, इन पे 3% का है। तो बस, बाकी तो किसी चीज़ पे होता नहीं है। तो इनमें तो बहुत सारा है ना, 5, 12, 18, 28, तो कितना ही नाम लेगा आदमी। चलिए अब सर्विसेज में बात करते हैं। 5% में, 1.5% में अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं होती, बताया था। तो आपको अगर सर ये क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी होती नहीं, आप कह रहे हैं कि अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बिकेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा 1.5% के रेट से। बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी तब कहलाती है जब वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे एक बिल्डर फ्लैट बेच रहा है, ठीक है, कब? अभी बना नहीं है, बनने से पहले ही बेच रहा है। क्या ऐसा होता भी है? हाँ, एक्चुअल में भी मार्केट में ऐसा ही होता है। बिल्डर तो क्या करता है, भूमि पूजन करता है, एक डेमो फ्लैट बनाता है और बेचना शुरू कर देता है फ्लैट, ड्राइंग पे ही बेच देता है, ड्राइंग बना देता है,
कागजों पे बना हुआ है, उसी पे दिखाता है ये वाला फ्लैट आपका होगा इतने रुपया का। तो जब तक फ्लैट बन के कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो कहलाता है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे जीएसटी है, राइट, तो वो सर्विसेज पे जीएसटी है। कितना जीएसटी? अगर अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1.5%, अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1.5%। अब अफोर्डेबल हाउसिंग क्या होता है? हर शहर के लिए सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग का अमाउंट डिसाइड कर लिया है। जैसे कि भाई अगर नोएडा में मकान है तो हम 30 लाख रुपए तक के फ्लैट को बोलेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग। एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है। कि वाराणसी में अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो 23 लाख रुपए तक का फ्लैट जो होगा वो अफोर्डेबल हाउसिंग होगा। मतलब एक अमाउंट है, उस अमाउंट तक का घर, मतलब छोटा घर अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं। जो गरीब से गरीब आदमी भी खरीदना चाहता है तो उसको कहते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग का ना अमाउंट डिसाइडेड है कि गवर्नमेंट कहती है इतने रुपए तक का अगर फ्लैट है तो उसको हम अफोर्डेबल हाउसिंग बोलेंगे। वो हर शहर का अलग अलग होगा। ऑब्वियसली दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब हो सकता है 40 लाख रुपया हो, कि 40 लाख रुपए तक का फ्लैट है तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग अगर बेचा जा रहा है बिल्डर के द्वारा तो उस पर वो जीएसटी लेगा 1.5%। यही अगर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है, दूसरा कोई अपार्टमेंट है तो इस पे 7.5% होता है। अदर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल अपार्टमेंट, रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल अपार्टमेंट हो, मतलब दुकानें वगैरह बेच रहा है बना के, ठीक है, तो इस पे 7.5% का जीएसटी है। अच्छा, बनने के बाद अगर बेच रहा है तब तो इस टाइप जीएसटी लगती ही नहीं है, ठीक है। देन 5% किस पे होता है? 5% होता है हाउस कीपिंग सर्विसेज पे, जैसे प्लम्बिंग, कारपेंटर, ये सब जो सर्विस आपको देते हैं, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन। हाँ, जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम होता है उनके लिए तो वो तो जीएसटी के दायरे में आते ही नहीं है, ठीक है। जीएसटी के दायरे में कौन आएगा? जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है। तो 5, 12, 18, 28 का वैसे तो मैं और आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में नहीं बताना मुझे, ठीक है। बाकी सर्विसेज में 2 रेट और होता है, कैसे याद रखेंगे? 5, 12, 18, 28 ये तो कॉमन है गुड्स एंड सर्विसेज में और यही मेन रेट्स होते हैं। गुड्स में 2 रेट और है, 0.25% और 3% का, और सर्विसेज में भी 2 रेट और है, 1.5% का और 7.5% का। याद रहेगा आपको, ठीक है। तो गुड्स में 0.25 और 3% किस पे लगता है ये मैंने बता दिया, और सर्विसेज में 1.5 और 7.5 किस पे लगता है ये बता दिया। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे पार्ले जी की बिस्किट, ठीक है, बड़ी फेमस बिस्किट है भाई, हर घर में खाई जाती है। इस पार्ले जी की बिस्किट पे जीएसटी का रेट है 12%। गोल्ड की, सोने की बिस्किट, इस पे जीएसटी का रेट कितना है? 3%। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं? क्योंकि मैं तो यहां पे भाषण देके निकल जाता हूं और बच्चा बाद में परेशान होता है, कहता है सर आप तो दुनिया भर की बात करते हैं, सरकार हमारी गरीबी अमीरी दुनिया भर की चीज देख रही है, ठीक है, गरीब व्यक्ति भी जो लेता है उसमें जीएसटी कम लेती है। ये बात तो समझ में नहीं है। पार्ले जी बिस्किट पे 12% का जीएसटी और सोने की बिस्किट पे 3% का जीएसटी। सोने की बिस्किट कौन खरीद रहा होगा भाई? वो तो अमीर आदमी खरीद रहा है, तो सर इस पे 3% जीएसटी क्यों है? आइए समझाता हूं आपको। जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को। इसके पहले हमारे देश में जीएसटी नहीं था। हमारे देश में पुराने टैक्सेस थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, ये सब था। उसकी जगह पे जीएसटी आया, ठीक है। सेल पे जो टैक्स लगता था वो लगता था वैट, सीएसटी। अब पता है आपको गोल्ड पे और डायमंड्स पे ये जो पहले सेल टैक्स लगता था, वैट, सीएसटी वगैरह, वो कितना, किस रेट से था ही नहीं, नील। अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ी मजबूरी थी कि वो आइटम जिस पे जीएसटी नहीं लगता है उसको जीएसटी में कैसे लाया जाए। आपको पता है टेक्सटाइल पे भी जीएसटी नहीं था। टेक्सटाइल पे पहले ना टैक्सेस नहीं थे, टैक्सेस ही नहीं था। जो पहले वैट सीएसटी लगता था वो टेक्सटाइल पे नहीं था। लेकिन जब जीएसटी का कानून लागू किया गया तो टेक्सटाइल को डाला गया 5% पे, कपड़ों पे 5% जीएसटी। इतने में ही पूरे सूरत में जन आंदोलन शुरू हो गया था। अगर आप जीएसटी के समय की यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कीजिए कि जो
लोगों ने एक समझ लीजिए प्रदर्शन किया था गवर्नमेंट के खिलाफ कि हम जीएसटी नहीं आने देंगे। आप देखिए जरा सा, आप देखेंगे कि जन सैलाब आ गया था, पूरा सूरत सड़कों पे उतर आया था। इस तरीके का वो जन सैलाब था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए टेक्सटाइल को 5% में डाला था, नहीं तो हो सकता है ज्यादा टैक्स लिए होते। अब सोने पे कभी जीएसटी था नहीं, गवर्नमेंट को घबराहट हो रही थी कि भाई बहुत ज्यादा जीएसटी लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करते हैं थोड़ा सा लगा के एक बार इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इन सब चीजों में ना लोगों की ब्लैक मनी लगी होती है। लोग जो ज्वेलरी खरीदते हैं कहते हैं तुझे 9 लखा दिला दूं दे, तो 9 लखा किस पैसे से दिलाते हैं लोग? अपनी ब्लैक मनी से। व्हाइट मनी थोड़ी ना यूज होती है, राइट? तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर, जो गोल्ड बिस्किट्स खरीदते हैं उसमें अपनी ब्लैक मनी होल्ड कर रहे हैं। सरकार को क्या ये बात पता है? हाँ, अगर सरकार उस पर 5%, 12%, 18% जीएसटी लगा देगी तो और लोग ब्लैक मनी यूज करेंगे, नगद में खरीदेंगे। सुनार कहेगा कि भाई ये 10 लाख रुपए की ज्वेलरी है, इस पे 18% जीएसटी है, 1,80,000 रुपए। सामने वाले कहेगा 10 लाख रुपए नगद पकड़ो, जो है जीएसटी फीएसटी नहीं चाहिए हमको, कोई बिल नहीं चाहिए। तो ये जो गोल्ड सिल्वर ये सारी आइटम्स है, ये सब प्रीशियस मेटल्स हैं, इनकी वैल्यू देखिए हर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ये बहुत बड़ा डर भी था कि अगर हम इस पे बहुत ज्यादा जीएसटी लगा देंगे तो लोग शायद इसका नंबर 1 में ट्रांजैक्शन करना ही बंद कर देंगे, नंबर 2 में पूरा ट्रांजैक्शन होगा। उस नंबर 2 के ट्रांजैक्शन को भी तो रोकना था। तो कभी कभी क्या होता है आप नहीं सोच पाएंगे, इतने सारे कारण होते हैं। जैसे आपको लग रहा होगा यार सोने की बिस्किट है, क्या गवर्नमेंट कर रही है, सोने की बिस्किट पे 3% और पार्ले जी की बिस्किट पे 12% का जीएसटी, क्या ही ये सरकार गरीबों के लिए कर रही है? तो अमीरों के लिए नहीं, सबके पीछे एक कारण होता है। अगर सोने पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया जाता तो ब्लैक मनी लोग अपनी और होल्ड करते, इसमें इसी में ब्लैक मनी लगाते ज्वेलरीज वगैरह में। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इसमें जीएसटी का रेट इतना कम रहे कि लोगों को इफेक्ट ना लगे इसका, और ये ट्रांजैक्शन भी वाइट में हो, राइट? डायमंड्स वगैरह पे देखिए सिर्फ 0.25% ही किया। सपोज द रेट ऑफ जीएसटी ऑन अ पर्टिकुलर गुड्स इज 18%, इट मीन सीजीएसटी वुड बी 9% एंड एसजीएसटी 9%। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि किसी गुड्स पे जीएसटी 28% है, तो इसका मतलब है आईजीएसटी 28 हो जाएगा, सीजीएसटी 14, एसजीएसटी 14। अगर किसी आइटम पे जीएसटी का रेट 12% है तो इसका क्या मतलब हुआ? 12% जीएसटी का मतलब हो गया आईजीएसटी 12% है, सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%, यूटीजीएसटी भी 6%, राइट? तो चलिए आपको रेट अंडर जीएसटी समझ में आ गया है। एक और बात बताऊं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, ठीक है? छोड़ दीजिएगा, भूल जाइएगा सुन के। पता है जब जीएसटी का कानून बनाया गया है तो उसमें यह बात भी लिखी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 2% का बैंड है, 2% बैंड, मतलब 2% की फ्लेक्सिबिलिटी है उनको अपना रेट चूज करने में। अरे जब सब चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर देगी तो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों ही लाया गया है इसमें? ठीक है, आपने तो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो क्या ही पावर दिया गया है भाई जीएसटी में? पावर ये दिया गया तुम्हारे पास 2% का बैंड है, तुम 2% एसजीएसटी को ऊपर या नीचे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर आइटम पे जीएसटी का रेट 18% है तो इसका मतलब क्या हुआ? सीजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा? इसका मतलब होगा आईजीएसटी हो जाएगा 18%, सीजीएसटी होगा 9% और एसजीएसटी होगा 9%। अब स्टेट गवर्नमेंट को 2% का बैंड मिला है, यानी वो 7% से लेके 11% के बीच कहीं भी रख सकता है एसजीएसटी। ये बैंड मिला हुआ है। क्या इस बैंड का आज तक किसी भी आइटम पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रयोग यूज किया है? नहीं। मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ जोड़ के विनती की है स्टेट गवर्नमेंट से कि अरे कर मत देना यार तुम लोग ऐसा, ठीक है? तुम लोग का दिल रखने के लिए दिया हुआ है पावर कि तुम रेट को एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो जो हमारा सपना है कि हम देश को इंटरनेशनल मार्केट बनाएंगे, क्या ही खाक बनेगा कि वो नेशनल मार्केट ही नहीं रह जाएगा। फिर तुम लोग अगर अलग अलग जीएसटी का रेट कर दोगे तो हर स्टेट में माल अपने अपने रेट पे बिकेगा। जब अपने अपने रेट पे बिकेगा जीएसटी माल, तो फिर हर मार्केट अपने आप में एक डिफरेंट मार्केट हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी में से एक्स स्टेट कह रहा है कि नहीं भाई मेरे यहां तो एसजीएसटी का रेट कितना होगा, एसजीएसटी होगा 7%, और दूसरा वाई स्टेट है कह रहा है कि नहीं भाई मेरे यहां तो एसजीएसटी का रेट कितना होगा उसी आइटम पे 11%, क्योंकि 2% का बैंड बना हुआ है, 2% ऊपर नीचे कर सकते हैं।
CGST जोड़िए, वो तो 9 ही रहेगा, इसमें भी CGST 9 ही रहेगा। अब आप देख लीजिए, इस स्टेट में 16% GST टैक्सेबल हो जाएगी, इसमें 20% हो जाएगी। तो यही तो परेशानी थी पहले भी, प्री GST एरा में क्या परेशानी थी कि हर स्टेट का अपना अपना वैट रेट होता था, जिसकी वजह से हर स्टेट में अलग अलग रेट पे माल बिकता था। तो हर स्टेट अपने आप में एक अलग अलग मार्केट था, कोई नेशनल लेवल का कंपटीशन ही नहीं था। और हम बातें बड़ी बड़ी करते थे, कहते थे इंटरनेशनल मार्केट बनेंगे, नेशनल मार्केट थे नहीं। वही बात यहां पे आ रही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कह रही है कि फिर से वही चीज हो जाएगी, तो ऐसा आप करिएगा नहीं, ठीक है। धीरे से इसको एडिट भी करा लेगी गवर्नमेंट, खत्म भी करा देगी, बैंड वैंड थोड़ी ना दिया जाएगा, उससे तो पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एकदम से, ठीक है। अच्छा, आप भूल जाइएगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कहीं भी, ठीक है, बस वो लिखा है, बात खत्म हो गई। आप बस यही याद रखिएगा, जितना CGST होता है उतना SGST होता है, दिमाग में बैठाइएगा नहीं ये सब, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, टैक्सेस सब्स्यूम्ड इनटू GST। कौन कौन से टैक्सेस GST के अंदर समा गए, खत्म हो गए। GST आया, वो टैक्सेस खत्म हो गए। कितने टैक्स समाए और GST तैयार हुआ। वैट ऑब्लिक सेल्स टैक्स। देखिए, मेजर टैक्स की अगर बात करें तो आपको फिर से बताते हैं। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज, इसी पे तो GST लगा है ना। तो गुड्स पे पहले दो तरीके की ड्यूटी होती थी, मैन्युफैक्चर की अलग और सेल की अलग, ठीक है। और सर्विसेज पे एक ही टैक्स होता था जिसका नाम था सर्विस टैक्स, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था एक्साइज ड्यूटी और सेल पे लगता था, सेल की भी दो बातें, इंट्रा है कि इंटर है। इंट्रा है तो वैट और इंटर है तो CST। तो यही चार टैक्स हैं, एक्साइज, वैट, CST और सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस पे सर्विस टैक्स, ठीक है। ये चार टैक्स मेजरली खत्म होके इसी की जगह पे GST आया है, ठीक है। तो पहला कह रहा है वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स, इसी की बात कर रहा है, वैल्यू एडेड टैक्स या सेंट्रल सेल्स टैक्स की बात कर रहा है, ये खत्म हुआ, ठीक है। अच्छा, क्या सभी पे खत्म हो गया है? नहीं, कुछ चीजों पे अभी GST है नहीं, ये पूरा कानून खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 99% खत्म हो गया ना, इसलिए खत्म बोल रहे हैं। देखिए, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, खत्म तो नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं कैसे खत्म नहीं हुआ। जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी, क्या वो है अभी भी? हाँ है, ठीक है। फिर देखिए, वैट या CST में ही बात करूं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे आज भी वैट या CST ही लग रहा है, ठीक है। पेट्रोलियम पे क्या लग रहा है, पेट्रोल के पांचों प्रोडक्ट पे क्या लग रहा है, वैट या CST ही लग रहा है। तो उस पर तो अभी भी पुराना टैक्स लग रहा है, जहां जहां GST नहीं है उस पर तो पुराना टैक्स ही लग रहा है ना, तो टैक्स खत्म तो हुआ नहीं है। लेकिन 99.99% तो खत्म हो गया ना यार, एक आध आइटम का बचा पड़ा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं सब्सिडी, ठीक है। 99.99%, 100% सब्स्यूम हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है प्लीज, ठीक है। आप चाहे तो यहां लिख दें स्टिल एप्लीकेबल ऑन अल्कोहल, पेट्रोल, ठीक है। परचेज टैक्स, अब ये परचेज टैक्स क्या था, इसको आप रिवर्स चार्ज कह सकते हैं, पुराने जमाने का रिवर्स चार्ज। जैसे एक रजिस्टर्ड डीलर जो वैट में रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वैट में भी क्या था कि एक टर्नओवर, आपका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा टर्नओवर है तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो जिसका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा होता था वो रजिस्टर्ड सप्लायर कहलाता था। तो एक रजिस्टर्ड सप्लायर से जब हम माल खरीदते थे पहले, तो वो हमसे वैट लेता था, ठीक है। लेकिन हम भी एक व्यापारी है, मान लीजिए हम खुद एक रजिस्टर्ड व्यापारी हैं, लेकिन हम जिससे माल खरीद रहे हैं ना वो छोटा व्यापारी है, अनरजिस्टर्ड व्यापारी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक छोटे व्यापारी से कोई माल खरीदते हैं? हाँ, हम बड़े व्यापारी हैं लेकिन एक छोटे व्यापारी से माल खरीदते हैं, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। हम कोई छोटे व्यापारी से कुछ सामान खरीदते हैं, तो कैसे पॉसिबल है? अच्छा, आपको बताएं, जैसे आज हम GST में रजिस्टर्ड हैं, हाँ, ठीक है। हम पता है स्टेशनरी किससे खरीदते हैं? मेरे पड़ोस में एक दुकान है उससे खरीदते हैं, उसका टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, छोटे व्यापारी से खरीदते हैं। हो गया एग्जांपल। मतलब एक बड़ा व्यापारी क्या छोटे व्यापारी से माल खरीद रहा हो? पॉसिबल है, आंसर इज यस, पॉसिबल है। तो
पहले के समय में एक रजिस्टर्ड व्यापारी से जब हम माल खरीदते थे तो वो हमसे वैट ले लेता था, लेकिन अगर हम एक अनरजिस्टर्ड व्यापारी से माल खरीदते थे और हम खुद एक रजिस्टर्ड है, हम खुद रजिस्टर्ड होते हुए भी एक अनरजिस्टर्ड से माल खरीदते थे, तो सरकार कहती थी देखो वो तो वैट लेके नहीं दे पाएगा, उसके बस का नहीं है, वो छोटा व्यापारी है, एक काम करो तुम वैट क्या करो, हमको खुद ही डायरेक्ट जमा कर दो। सरकार हमसे क्या कह रही है पता है, जैसे मान लीजिए सामने वाला हमको 100 रुपए का माल दे रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है और उस पर 5% का वैट रेट होता है, तो सरकार कह रही है 100 रुपया तुम उसको दे दो, 5 रुपये हमको दे दो डायरेक्ट। इसको कहा जाता था परचेज का टैक्स, हम परचेज करेंगे उस पर टैक्स देंगे। अगर सामने वाला रजिस्टर्ड होता तो वो खुद ही 100 रुपए पे 5 रुपए टैक्स लगाता, 105 रुपया लेता हमसे और 5 रुपए फिर वो सरकार को दे देता। सरकार कह रही उसके बस का नहीं है भाई, वो छोटा व्यापारी है, उसको 100 रुपया लेने दो बस, तुम 5 रुपया हमको दो। तो परचेज टैक्स था कि हम अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से माल खरीदते हैं, हम एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, हम एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, और हम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदते हैं, तो सरकार कहती थी आप ही टैक्स दे दो, रजिस्टर्ड पर्सन को कहती थी आप अपनी परचेज पे टैक्स दे दो। अच्छा ये सब जानने की जरूरत है नहीं क्या होता था उस टैक्स में, बस यही समझना है क्या क्या टैक्स खत्म हो गया बस, ठीक है ना। वो मेरी आदत है ना ज्यादा बोलने की, ठीक है, आप परेशान नहीं हुइएगा। पहले एंट्री टैक्स चलता था, ऑक्ट्राई चलता था। एंट्री टैक्स मालूम है क्या होता था, जैसे ट्रक आती थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो जैसे ही दूसरे स्टेट का बॉर्डर क्रॉस करती थी तो बॉर्डर क्रॉस करने का टैक्स लगता था एंट्री टैक्स। स्टेट कहती थी मेरे स्टेट में गाड़ी आ रही है उसका टैक्स लगेगा, मतलब जैसे यूपी से माल बिहार में अगर जाएगा तो बॉर्डर पे ट्रक वाले को ट्रक को रोक दिया जाता है, वहीं पे टैक्स लिया जाता है, एंट्री टैक्स होता है। मतलब वैट और सीएसटी तो माल पे लग ही रहा है, अब माल ट्रक से जा रहा है तो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो बॉर्डर पे टैक्स दो एक को, एंट्री टैक्स। ऑक्ट्राई क्या होता था, कुछ एंट्री टैक्स तो सारे ही स्टेट लेते थे, कुछ शहर जो था वो ऑक्ट्राई भी लेता था, कहता था मेरे शहर के अंदर गाड़ी घुसेगी तो हम पैसा लेंगे अभी। मतलब जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, मान लो एक ट्रक यूपी से महाराष्ट्र जाएगी, तो पहले महाराष्ट्र में घुसी तो महाराष्ट्र कह रहा है कि मेरे स्टेट के अंदर गाड़ी आ रही है और टैक्स दो हमको। फिर महाराष्ट्र के अंदर वो मुंबई में जा रही है ट्रक, तो मुंबई कहेगा मुंबई के अंदर आ रही है इस बात का टैक्स दो। वो था ऑक्ट्राई। ऑक्ट्राई सारे नहीं ले रहे थे शहर, लेकिन कुछ शहर ले रहे थे ऑक्ट्राई भी, मतलब स्टेट के एंट्री का टैक्स, फिर शहर के एंट्री का टैक्स। देख रहे हो टैक्स ही टैक्स था, एकदम टैक्स का ना जाल था हमारे देश में, मतलब हमारे देश में बोला जाता था कि टैक्स का जाल है यहाँ पे। आज भी कम नहीं है, समझो जाल बहुत छोटा हो गया है, अगर इतना बड़ा जाल था तो आज इतना सा हो गया, लेकिन फिर भी जाल है एकदम। इसको काट कूट के बस इतना सा बनाया जा सकता है। देखो कब बनता है लोकल बॉडी टैक्स। कुछ आइटम पे ना लोकल टैक्सेस भी लगते थे, जैसे दवाई वगैरह पे लोकल टैक्स लगता था, मतलब जो वैट और सीएसटी ये तो है लगेगा ही लगेगा, लोकल टैक्स अलग लगेगा, मतलब वो शहर को, उस शहर या गांव को पैसा जाता था, स्टेट को पैसा भी जाता था। तो कुछ आइटम पे ना जो वैट और सीएसटी तो स्टेट गवर्नमेंट का होता था, तो वैट और सीएसटी तो लगती ही थी और लोकल टैक्स लगता था। हद है भाई। इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स कहां लगता था, सिनेमा की टिकट पे इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई शो हो रहा है, उसकी टिकट्स पे भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। इंटरटेनमेंट टैक्स का रेट बहुत ज्यादा था, मैं आपको बताऊं कितना था, तकरीबन 50% के आसपास था। जैसे 100 रुपए की अगर टिकट होती थी सिनेमा की, तो 50 रुपए इंटरटेनमेंट टैक्स मिला के 150 रुपये हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल 500 की टिकट थी तो 250 रुपये लगा के 250 रुपये लगा के 750 रुपये इंटरटेनमेंट 750 रुपया हो जाता था टिकट का चार्ज। अब जैसे सिनेमा ये सब तो हट गया ना इंटरटेनमेंट टैक्स, अब जीएसटी आ गया, तो सिनेमा पे जीएसटी 28% है, तो बहुत कम हो गया है जीएसटी का रेट। तो मैंने आपको कई बार बताया भी है कि देखो पुराने टैक्स जितना भी था ना, जिस भी चीज पे जो भी टैक्स लगता था, वो जो भी रेट था सरकार ने कम ही किया है, और गजब गजब कम किया है यार, कई जगह तो बहुत कम किया है। ठीक है, जैसे पहले एसी वगैरह पे ना टैक्स जो था वो शायद 28% से भी ज्यादा होता था वैट वगैरह में, तो जब जीएसटी आया तो उसको डाला गया 28% पे। ठीक है, मतलब जिस भी रेट में डाला गया उससे ज्यादा ही टैक्स होता था, 5, 12, 18, 28, ये 4 स्लैब का जीएसटी आया, जो भी रेट ज्यादा था ना उससे कम वाले में उसको फिट किया गया। मतलब अगर 18% से लेके कोई 25%, 26% तक का आइटम था तो उसको 18 में ही लाया गया।
ऐसे किया है सरकार ने। उसके बाद भी भले लोग बोल दे कि जीएसटी आने से तबाही हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये सबके लिए बहुत फायदेमंद वाली चीज आई है। लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स क्या था? जैसे होटल रूम जब आप लेते थे पहले तो सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, वो तो लगेगा ही, सर्विस है ये, आज जीएसटी लगता है। लेकिन जो 5 स्टार एंड अबव प्रॉपर्टी थी, मतलब 5 स्टार और 7 स्टार, वो लग्जरी टैक्स भी लेते थे उसके ऊपर, सर्विस टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स, कि भाई आप लग्जरी एंजॉय करोगे। तो हद है भाई, मतलब आप देख रहे हो ना क्या क्या टैक्स लगता था। बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी टैक्स लगता था। ये जितनी जुआ जकड़ा वाली चीजें हैं उन सब पे बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स होता था, ये सब बहुत बड़ा टैक्स होता था। अब जैसे आजकल भी तो चालू हो गया है ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन लॉटरीज, तो इन सब पे भी जीएसटी है, 28% वाला जीएसटी। पहले अलग अलग ये टैक्स होता था, बेटिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग टैक्स। और इसके अलावा बड़े सारे सरचार्ज और स्टेट के सेस होते थे, बहुत सारे सरचार्ज और सेस, वो सब हट गया। तो इतना सारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स खत्म हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या टैक्स खत्म हुआ? वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, इंट्री टैक्स, ऑक्ट्राई, लोकल बॉडी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी टैक्स और कई सारे स्टेट के सरचार्ज और सेस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा टैक्स खत्म हो गया? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे लगती थी, खत्म हो गई। स्टेट एक्साइज ड्यूटी जिंदा है, ध्यान दीजिए, वो अल्कोहल पे लगती थी पहले भी और आज भी लग रही है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हुई है। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज खत्म हो गई। एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज भी लगती है, मतलब पूरा एक्साइज ही खत्म हो गया। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी सब खत्म। एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड टॉयलेटरी प्रिपरेशन, अल्कोहल का प्रयोग करके जितने भी सामान बनते थे उस पर भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब ऐसे समझिए, पहले ना प्रोडक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला अल्कोहल, मतलब गुड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। एक हो गया अल्कोहल, गुड्स यूजिंग अल्कोहल और अदर, ठीक है। इस पे लगता था स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इस पे लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और इस पे भी लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था एक्साइज एक्ट के तहत और इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता था एक्साइज ऑन मेडिसिनल एंड, ये वाला एक्ट। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये भी है, ये भी है, लेकिन अलग अलग कानून था दोनों का, ठीक है, अलग अलग कानून के तहत लगता था और ये तो स्टेट गवर्नमेंट का था। अच्छा, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये अच्छा पहले इंपोर्ट पे क्या लगता था? ये सब इंपोर्ट वाले टैक्सेस हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा ना मेहनत नहीं कर रहा हूँ इस पर, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्या ही जान के करना है पहले क्या होता था। आज का जान लो, जीएसटी जान लो, यही के कम है। अर्लियर और टुडे, इंपोर्ट पे पहले लगता था बीसीडी, सीवीडी, एडीडी, ठीक है, ईसी, एसएचईसी, छोड़ दी सभी, ये मेन ड्यूटी थी, ठीक है। अब लगता है बीसीडी प्लस आईजीएसटी, ठीक है। तो इस पे बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये तो आज भी जिंदा है। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये देखिए बंद हो गया। काउंटर वेलिंग ड्यूटी या कह लीजिए इसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी बोलते थे, सीवीडी, तो ये बंद हो गया। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी या एडीडी बोलते हैं, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी या एडीडी, एडिशनल ड्यूटी, ये भी बंद हो गया। एसएडी या एडीडी दोनों ही बोलते हैं इसको, बोलते थे, खत्म हो गया, मर गया ये सब टैक्स, ये भी हट गया। सर्विस टैक्स हट गया। सरचार्ज और सेस, इतना सारा सेस था, केकेसी कृषि कल्याण सेस लगता था, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, एसबीसी था स्वच्छ भारत सेस, एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, इतना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, ये सब बंद हो गया, ठीक है। ईसीएचएसईसी इनकम टैक्स पे भी लगता है, वो वाली बात नहीं कर रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स कहीं घुसेड़ मत दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पे जीएसटी आया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से खत्म हुए ये बता रहा हूँ।
फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ईसी एंड एसएचईसी, ठीक है। अब ये सब एक्चुअली इसी का एक वेरिएंट है जो इनकम टैक्स में लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना। तो ये वाला हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं हम उसको, तो वो एजुकेशन सेस इनकम टैक्स वाला वो अभी भी जिंदा है, वो नहीं मरा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस में लगता था, वो वाला खत्म हो गया है। और सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर आप तो बार बार बोलते हैं सीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, तो ये यहां क्यों लिखा हुआ है? बेटा वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पूरा दान स्वरूप दे रखी थी स्टेट गवर्नमेंट को। समझ में आई बात? नहीं समझ रहे हो ना? आओ समझाता हूं। एक पिताजी है, उसके 3 बेटे हैं और पिताजी की 3 दुकानें हैं, ठीक है। एक दवा की दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, एक जूते की दुकान है। अपने तीनों बेटों को पिताजी ने अब क्या किया, एक एक दुकान सौंप दी। कहा बेटा तुम दवा वाली दुकान संभालो, तुम बेटा कपड़े वाली दुकान संभालोगे और तुम जूते वाली दुकान संभालोगे, और मैं रोज तीनों दुकान पे थोड़ी थोड़ी देर बैठूंगा, ठीक है। मैं 9 घंटे बैठूंगा, 3 घंटा तुम्हारी दुकान पे, 3 घंटा तुम्हारी दुकान पे और 3 घंटा तुम्हारी दुकान पे, तीनों दुकान का मैं ध्यान भी दूंगा, ठीक है। पिताजी क्या करते हैं, जितनी दिन भर में बिक्री होती है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा तीनों दुकान का खुद ले लेते हैं और हर बेटे को 1,000 रुपया रोज का दे देते हैं। उसे मतलब नहीं है किसने क्या किया, कितना किया, सबको 1,000 रुपया दे देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है पिताजी का? पिताजी तीनों बच्चों को दुकान दे दें, एक एक दुकान दे दिया और उनसे कहा कि अब बेटा तुम्हें हमें देने की आवश्यकता नहीं है, जो दुकान तुमको दी है उससे जो तुम कमाओगे वो तुम्हारा है। मैं कहना क्या चाहता हूं यहां पे समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू से मदद इसी 2 प्रकार से करती है। एक तो ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे ना खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है लो 10,000 रुपया रखो। एक ये तरीका हो सकता है, जैसे पिताजी हर बेटे को 1,000 रुपया रोज दे रहे थे। और दूसरा तरीका क्या था, पिताजी ने कमाने का एक साधन ही उठा के दे दिया, लो पकड़ो इसी से कमाओ, अपना खर्चा निकालो। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना सीएसटी कमाने का जरिया ही उठा के स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, कही ये लो पकड़ो, मेरा है ये सीएसटी, मुझे मालूम है, लेकिन ये पकड़ो, तुम रखो, अपना खर्चा वर्चा चलाओ। अब आपको बात समझ में आ रही होगी, अरे यार अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, या तो ऐसे ही लमसम बांध दे इतना पैसा देंगे, या दूसरा तरीका हो सकता है कोई साधन ही अपना उठा के दे दे। तो सीएसटी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से भी ये जो रेवेन्यू थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा के उसको स्टेट गवर्नमेंट को पहले भी दे रखा था, ठीक है। तो आज भी अगर हम बोलेंगे कि सेंट्रल टैक्स था कि स्टेट टैक्स था, तो दैट वाज इन सेंट्रल टैक्स, बट द रेवेन्यू वाज गोइंग टू स्टेट गवर्नमेंट बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था, ठीक है। इसलिए वो यहां पे लिखा हुआ है। नोट, सेल टैक्स ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम वाले प्रोडक्ट, पेट्रोलियम का क्रूड, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल यानी डीजल, नेचुरल गैस और एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में डलता है फ्यूल, सेल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पे सेल टैक्स चलता रहेगा, यानी कि वही जो वैट या सीएसटी है वो चलता रहेगा। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी इसे कब जीएसटी में लाना है, तो जीएसटी काउंसिल इसे डिसाइड करेगी कि कब इसे जीएसटी में लाना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही पेट्रोल जीएसटी में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या क्या जीएसटी में है नहीं है इसकी एक लिस्ट थी आपके पास ना, हाँ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इसमें समय लगेगा, ये तो अभी जीएसटी में नहीं आ पाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये आ जाएगा जीएसटी में, देखिएगा कुछ समय में आ जाएगा। मनी और सिक्योरिटीज, भाई मनी और सिक्योरिटीज पे ना जीएसटी लगता है ना कभी लगेगा जीवन में, क्योंकि ये गुड सर्विस है नहीं यार। 500 का नोट देके आप 100 का 5 नोट दोगे तो इस पे जीएसटी लग जाना चाहिए क्या? ये ऐसा बकवास तो कभी होगा नहीं जीवन में, तो ये जीएसटी में ना है ना कभी आएगा, ठीक है। अल्कोहलिक लिकर आएगा, समय लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाना चाहिए, मुझे लगता है गवर्नमेंट क्या ही स्टैंप ड्यूटी ले रही है, सीधे उसकी जगह जीएसटी ले ले, ठीक है। और अभी देखिए एक लफड़ा भी है, मैं एक फ्लैट खरीदता हूं, ठीक है, जब तक फ्लैट रेडी नहीं हुआ मैंने 80 लाख रुपए दे दिए, 1 करोड़ का फ्लैट है, जब तक रेडी नहीं हुआ 80 लाख रुपए दे दिया, तो मैंने 80 लाख रुपए पे जीएसटी भी दिया।
और फिर जब फ्लैट रेडी हो जाता है तो मैं 20 लाख रुपए दे के फ्लैट की रजिस्ट्री कराता हूं 1 करोड़ रुपए में, तो 1 करोड़ रुपए पूरे पे स्टैंप ड्यूटी देता हूं। यानी उस 80 लाख रुपए जो कंस्ट्रक्शन के पहले ही मैंने दे दिया था उसमें जीएसटी भी जा रही है, बाद में स्टैंप ड्यूटी भी जाएगी। तो ये तो गड़बड़ है, तो डबल टैक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे सरकार को स्टैंप ड्यूटी हटा के जीएसटी लाना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे लगता है ये जल्दी आ जाना चाहिए। जल्दी का मतलब भी ऐसा नहीं होता है 6 महीना 8 महीना, ठीक है, जल्दी का मतलब होता है 2-3 साल। और जब मैं बोलता हूं देर होगी तो लगता है अभी 5-10 साल देरी है, ठीक है। पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे भी जीएसटी जल्दी आना चाहिए, यही रुकेगा। इसीलिए सरकार इसको तो कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रखी है ना। अल्कोहल पे तो बवाल हो जाएगा, दारू पे तो कई स्टेट एकदम से उलटने पलटने लगेंगी कि अगर उनको बोल दिया जाए कि दारू भी हम इधर मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल उसकी सारी रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है और अच्छा रेवेन्यू है, इस पे दबा के रेवेन्यू लेती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब नॉर्मल टैक्सेस थोड़ी ना लेती है, एकदम ऊट पटांग टैक्सेस लेती है इस पे। तो मैन्युफैक्चरिंग का ले रही है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, फिर वैट और सीएसटी भी दबा के ले रही है, तो ये देर लगेगी, बाकी तो सब धीरे धीरे आ सकता है, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि कौन से पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आज भी जीएसटी में नहीं आए हैं और आज वो जिंदा है, अभी भी वो चल रहे हैं। तो टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड इन जीएसटी की बात अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।